हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कसिंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है। तो रेक्टिफिकेशन मतलब कि आप किसी चीज़ को रेक्टिफाई कर रहे हो, राइट। रेक्टिफाई कर रहे हो, रेक्टिफाई मतलब कोई चीज़ इनकरेक्ट थी या कुछ प्रॉब्लम था उसमें, तो आप उसको करेक्ट कर रहे हो, राइट। कोई इशू था, कोई आप उसको करेक्ट कर रहे हो बेसिकली। तो जब आप करेक्ट करते हो कि इंस्ट्रूमेंट को, दैट इज़ व्हाट इट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा प्रीवियस वीडियोज़ में कि हम ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके थे। पार्ट 2 में भी हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी चैप्टर 1 कवर कर लिया था और डिक्लेरेटरी डिक्रीज जो कि चैप्टर 6 है वो हमने कवर कर लिया था। आज हम जो है चैप्टर 3 करेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, बहुत ही शॉर्ट सा सेक्शन है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि सेक्शन 26 है, वैन इंस्ट्रूमेंट में भी रेक्टिफाइड, ये आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सेक्शन 26 स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है कि कोई भी व्हेन थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक की वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओनली, ठीक है। तो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया फ्रॉड और मिस्टेक की वजह से, जिसकी वजह से फ्रॉड और मिस्टेक की वजह से, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वो जो पार्टी की रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जो पार्टी एक्चुअल में जिस कॉन्ट्रैक्ट को जिस इंटेंशन से बनाया था, उन्होंने जो क्रिएट किया था, वो इंटेंशन शो नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन 26 है ना, इसमें इंस्ट्रूमेंट की जो बात की जा रही है, उसमें नॉट being a article of association. So when any instrument is created except an article of association and the instrument is created by way of fraud or mistake and the instrument does not express the real intention of the parties, तो अगर वो parties की real intention नहीं बता पा रहा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आइदर पार्टी मीन्स प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो वो एक सूट इंस्टीट्यूट करेंगे कि भाई हमें इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराना है, ठीक है। वो एक चीज़ ये कर सकती है। दूसरा क्या कह रहा है, बी क्लॉज क्या कह रहा है, the suit related to right arising out of the instrument is pending in then it is plaintiff and plaintiff can claim rectification, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये है कि मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इससे कुछ राइट्स अराइज हो रहे होंगे, राइट, कुछ राइट्स अराइज हो रहे होंगे। वो राइट या तो प्लेंटिफ के फेवर में अराइज होते होंगे और कुछ डिफेंडेंट के फेवर में अराइज, और इट्स राइट से रिलेटेड एक सूट पेंडिंग है। क्या है, सूट पेंडिंग है, ठीक है। सो व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज क्रिएटेड एंड आउट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट सर्टेन राइट्स आर अराइजिंग, ठीक है, कुछ राइट्स अराइज हो रहे हैं एंड अ सूट इज फाइल्ड रिगार्डिंग दोज राइट्स, उन राइट से रिलेटेड, ठीक है, कोई सूट पेंडिंग ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें भी रेक्टिफिकेशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी आप रेक्टिफिकेशन एक क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ है, ये प्लेंटिफ भी क्लेम कर सकता है, प्लेंट में अपना रेक्टिफिकेशन क्लेम कर सकता है, और डिफेंडेंट जो है अपने डिफेंस में रेक्टिफिकेशन क्लेम कर सकता है उसी सूट में। जो पेंडिंग सूट है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे राइट्स अराइज हो रहे होंगे, उन राइट से रिलेटेड ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग है, उसमें प्लेंटिव अपने प्लेंट में रेक्टिफिकेशन क्लेम कर सकता है, और डिफेंस जो है, डिफेंडेंट जो है वो अपने डिफेंस में रेक्टिफिकेशन मांग सकता है, ठीक है। अब दोनों इसमें, इस वाले पॉइंट में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या हो रहा है, ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग पड़ा है, उसी में आप रेक्टिफिकेशन मांग रहे हो, और इसमें आप एक अलग से सूट फाइल कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें ये हमारी रियल इंटेंशन जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम जो है इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करा रहे हैं, ठीक है। ये और ये पॉइंट, ठीक है। आप देखो, जब भी रेक्टिफिकेशन ग्रांट करेगा कोर्ट, ठीक है, हाँ, तो वो अगर एक्सप्रेस इंटेंशन नहीं कर रहा तभी हम रेक्टिफिकेशन ग्रांट करेंगे, करेक्ट। तो अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो कोर्ट हमेशा उसको कंसीडर करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आप कोर्ट के पास गए कि भाई इसमें कुछ ये रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट, और जिसकी वजह से हम इसको रेक्टिफाई करा रहे हैं, और अगर कोर्ट सबसे पहले देखेगा कि भाई कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तो क्रिएट नहीं हो रहा। अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा तो वो पहले ही ये करेगा कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए कि ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो। तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है वो अनअफेक्टेड रहे, उससे कोई फ़र्क ना पड़े, थर्ड पार्टी को इस इंस्ट्रूमेंट के रेक्टिफिकेशन से कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। ये ठीक है, ये दूसरी चीज़ है।
अब जो तीसरी चीज़ है, जो हमारा तीसरा सबसेक्शन है, वो ये कह रहा है कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया, ठीक है, और उस सूट में आप रेक्टिफिकेशन भी क्लेम कर रहे हो, ठीक है, तो एक ही सूट है, उस सूट में आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा और उसी सूट में आप रेक्टिफिकेशन भी मांग रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट पहले रेक्टिफिकेशन देखेगा, पहले अगर वो इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई हो जाएगा तो उसको रेक्टिफाई करेगा और फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगा। तो अगर आप दोनों चीज़ें साथ में मांग रहे हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी और रेक्टिफिकेशन भी, तो पहले वो रेक्टिफिकेशन करेगा और फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगा। ये जो है यही सेक्शन 26 है। इट्स ईजी, राइट। ये जो नोट्स हैं जिससे मैंने आपको पढ़ाया, ये मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू।